नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। 22 अप्रैल, जी हां, कश्मीर की पहलगाम घाटी, आज उस दर्दनाक आतंकवादी घटना को पूरे 1 साल हो रहे हैं। पहलगाम घाटी, जहां कभी सैलानियों की रौनक और हनीमून कपल्स की चहल पहल होती थी, आज वहां एक डरावनी सी खामोशी पसरी है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक पिछले साल हुए इन खौफनाक आतंकी हमलों का असर आज भी साफ दिखाई देता है। जिस जगह को हमेशा मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, वहां अब सैलानियों की संख्या में करीब 40% तक गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां हनीमून कपल्स की तस्वीरें आम थी, आज वहां सन्नाटा है। बैसरन वैली और आसपास के इलाकों में टूरिस्ट मूवमेंट काफी कम हो गया है। घोड़े वाले गाइड और होटल व्यवसायी भारी नुकसान झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक दर्दनाक तस्वीर, जिसमें एक दुल्हन अपने पति के शव के पास बैठी थी, उसने लोगों के मन में ऐसा डर, ऐसा खौफ बैठा दिया है कि वे अब घाटी आने से कतरा रहे हैं। हालांकि हिफाजत के लिए जगह जगह बैरिकेड्स और पुलिस तैनात है। पर्यटकों का सवाल भी उठ रहा है, जब हालत सुरक्षित है तो कई जगहों पर नो एंट्री क्यों लगी है। इस सवाल ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा छेड़ ली है। होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि 1 मई से जो गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी, उसमें हालात सुधरेंगे। लेकिन फिलहाल घाटी में भरोसा लौटने में वक्त लग रहा है। पहलगाम आज भी उस डर की छाया से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। जहां सन्नाटा सिर्फ खाली सड़कों का नहीं, बल्कि टूटे भरोसों और धीमे पड़ रहे टूरिज्म का भी है। कश्मीर की ये वादियाँ भी इंतजार में है पर्यटकों के लौटने और भरोसे की फिर से बसने से। इस पहली बरसी पे दर्दनाक आतंकी हमले पे हम तमाम शहीद परिवार के लोगों को, शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उस परिवार को इस असीम दुख को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें। इस मौके पर हमारे साथ एक सामाजिक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और राइटर शिव ग्वालानी भी जुड़ रहे हैं, जिनका कश्मीर से बड़ा अच्छा रिश्ता है। शिव भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शिव ग्वालानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शिव भैया? हेलो हेलो शिव भैया, शिव ग्वालानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो 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 शिव ग्वालानी जी से हम फोन पे बात करने की कोशिश करते हैं। इस पहलगाम अटैक के बाद वो भी कश्मीर गए थे और वहां भी उन्होंने हेलो 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 शिव ग्वालानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, अच्छा, फोन पे मुझसे जुड़ा है। शिव ग्वालानी जी कश्मीर अक्सर जाते रहते हैं। कश्मीर की घाटियों से इनके अच्छे संबंध हैं और इस हमले के बाद वो इस घाटी में भी गए थे और वहाँ उन्होंने शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी थी। और इसके अलावा और भी लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, और भी जगहों पर वो गए थे, तो हम उनके संस्मरण थोड़ा सा जानना चाहते हैं। शिव ग्वालानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो, हाँ शिव ग्वालानी जी, साउंड कम है सर, बहुत आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, साउंड कम आ रहा है, बाकी इसमें आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शिव भाई साहब कि ये जो एक दुखद घटना हुई थी, एक खौफनाक जो आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद आप जब पहलगाम गए तो आपको क्या लगा? आपने वहां विनम्र श्रद्धांजलि दी शहीदों को, आपको क्या लगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 22 अप्रैल का जो घटनाक्रम आज की तारीख में, जिसको 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये जो घटनाक्रम वहां पे घटा था, इसमें 28 लोग मारे गए थे, जिसमें 27 हिंदू मारे गए थे और एक मुस्लिम आदिल हुसैन भी मारा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 28 लोगों की हत्या वहां पे जो नरसंहार हुआ था, वो धर्म पूछ करके हुआ था।
कि आप अपना धर्म बताएं। और ये जो मुसलमान आदमी आदिल हुसैन जो, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। जी जी, आ रही ना सर? हाँ आ तो रही है। जी जी, तो ये जो आदिल हुसैन मारा गया था सर, उसने तो धर्म न पूछ करके उन धर्म के लोगों के लिए अपनी जान दे दी थी। मेरे साथ, जी, मैं पिछले साल 19 जून को कश्मीर में, कविता मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी, और मैं जब वहां जा करके पहलगाम में जाकर मैंने हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो मेरे मन में ये भी बात थी कि मैं उस अपने मुस्लिम भाई के पास, उसके घर भी जरूर जाऊं, उनके माता पिता को जाकर के श्रद्धांजलि दूं, जिन्होंने हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू टूरिस्ट के लिए उस आदिल हुसैन ने अपनी जान दी थी। तो हम लोग भाई साहब पहलगाम से 25 किलोमीटर नीचे उतरे, फिर 25 किलोमीटर कार में सकरे रोड में चल करके हापतनाट गांव हम गए, और वहां से 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए मैं आदिल हुसैन भाई के घर पहुंचा। और आप यकीन करिए भाई साहब, जब मैं उस घर पहुंचा और वहां पे मैं पूरा पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, आदिल हुसैन के माता पिता भाई बहन सब वहां पे इकट्ठे हो गए, और उनको, हमें देख करके उनको सुखद आश्चर्य हो रहा था कि कोई कैसे टूरिस्ट उन लोगों को इतनी दूर चल करके बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के उनके घर आकर के बैठा है। और जब मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, आपका बेटा तो हिंदुओं के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया है, आप चिंता न करें, शहीद तो बेटा आपका हुआ है लेकिन वो पक्का जन्नत में होगा। तो जो उन लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरे के पूरे गांव से, उनके माता पिता से, उनकी बहनों से, तो उसको देख करके हम भी बहुत भावुक हो गए थे भाई साहब। और मेरा ये कहना है कि हमारे देश को आज केवल धर्म से ऊपर उठ करके इसी तरीके की भावना के लोगों की जरूरत है। आज मैं एक चीज देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, मैंने हमारे शहर के भी अखबार देखे, टीवी न्यूज भी मैंने देखी, जिसमें हिंदू जितने भी मारे गए हैं उनके लिए तो सारी न्यूज और ये सब चल रही हैं, लेकिन कहीं पे भी मुझे बहुत सारी न्यूज में एक या दो न्यूज ऐसी होगी जिसमें आदिल हुसैन के लिए दो शब्द किसी ने कहे हों, जबकि वो पूरा का पूरा गांव, जब मैं वहां पे गया और वहां जा करके मैंने देखा, तो उनका ये कहना था कि भाई साहब, यहाँ पे हर किसी के दिल में है, टूरिस्ट हमारे लिए भगवान है, हिंदू हमारे भाई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बेटा तो हिंदुओं को बचाते हुए शहीद हुआ है। तो मेरा बहुत ये बहुत धन्यवाद शिव भाई, बहुत अच्छी बात कही। और इस घटना में लोगों ने ये बता दिया कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इस बात को सिद्ध कर दिया। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अपने हिसाब से बता दूं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने और बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने भी आदिल हुसैन को बहुत सारी जगह दी है और उनकी शहादत को सलाम किया है। जैसे कि रायपुर वालों ने अपने मिरानिया परिवार, जहां तक मुझे आ रहा है, उनकी शहादत पे भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि पेश की है। उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने के लिए हमने कहा है कि भगवान शक्ति दे। उसी तरह आदिल के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का विजयपुरा, जो कभी सूखे और बंजर जमीन के लिए जाना जाता था, आज वही इलाका हरियाली की मिसाल बन चुका है। 2016 में विजयपुरा का फॉरेस्ट कवर महज 0.17% था। सूखे हालात इतने खराब कि इसे दूसरा जैसलमेर कहा जाने लगा। यहीं से शुरू हुआ कोटी वृक्ष अभियान, एक ऐसा मिशन जिसने इस जिले की तकदीर बदल दी। 9 साल में यहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए। सरकारी विभाग, स्कूल, पंचायत और 50 से ज्यादा एनजीओ इस अभियान से जुड़े। करीब 200 करोड़ रुपए जुटाकर इस मिशन को जन आंदोलन बनाया, हर व्यक्ति को इसमें भागीदार बनाया। सबसे बड़ी चुनौती बंजर जमीन, पानी की कमी और पौधों को बचाना। इसके लिए 14 सरकारी नर्सरी बनाई गई और 200 से ज्यादा देशी प्रजातियों, नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन, चंदर आदि पर फोकस किया गया। बड़े बैग में पौधे तैयार हुए, जिससे 95% से ज्यादा पौधे जीवित रहे। पहल का असर साफ दिखा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई, हवा की गुणवत्ता बेहतर। अब यहाँ 180 से ज्यादा पक्षियों की कलकल सुनी जा सकती है, उनकी प्रजातियां देखी जा सकती है। जो जमीन कभी बंजर थी, आज वहाँ हर साल सैकड़ों एकड़ में हरियाली फैल रही है। खुद आगे आकर लोग पेड़ लगा रहे हैं। घर के आसपास थोड़ी सी भी जगह दिखे तो वहाँ पौधा लगाना जरूरी है। विजयपुरा, जो कभी सूखे की पहचान था, आज हरियाली की नई कहानी लिख रहा है। लोगों की सोच और भागीदारी का ये नतीजा है। इसने दिखा दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो बंजर जमीन भी हरियाली में, हरे भरे माहौल में बदल सकती है।
छत्तीसगढ़ के किरंदुल में मंगलवार को उस वक्त माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया जब एनएमडीसी परियोजना में खदान क्रमांक 13 और 4 को बंद करने की मांग को लेकर नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी के दौरे के दौरान स्थानीय युवाओं ने काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर गेट के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। सीआईएसएफ गेट के सामने अचानक हुए इस प्रदर्शन से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जल जंगल जमीन बचाओ, खदान क्रमांक 13 और 4 बंद करो और किरंदुल को प्रदर्शन से मुक्त करो जैसे नारे लगाए। युवाओं का आरोप है कि खनन गतिविधियों से क्षेत्र में प्रदूषण और जीवन पर असर बढ़ा है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि खदान क्रमांक 13 और 4 को तुरंत बंद करें, साथ ही खनन से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करें। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य, धूल प्रदर्शन और पुनर्वास व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट रही। प्रबंधन और सीआईएसएफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और बातचीत के बाद प्रदर्शन को शांत कराया। स्थानीय असंतोष अभी भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में किरंदुल में खदान को लेकर यह विरोध प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। स्थानीय लोगों की चिंता और असंतोष की आवाज बनता जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन खनन और स्थानीय जीवन के बीच संतुलन की ये लड़ाई अब एक बड़े सवाल की ओर इशारा भी कर रही है। बीते मानसून सीजन में बेहतर बारिश का असर जलाशयों में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 12 बड़े बांधों में 2 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा जल भराव दर्ज किया गया, लेकिन पानी भरपूर होने के बावजूद गर्मी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बेशक राज्य के रायपुर सहित कई जिलों में जल संसाधन विभाग के मुताबिक 12 बड़े बांधों में इस बार बेहतर जल भराव दर्ज है। औसतन जल स्तर 70% से अधिक पहुंच गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है। हसदेव, बांगो, तांदुला, मनियारी और केलो जैसे प्रमुख बांधों में पर्याप्त पानी है। हसदेव, बांगो बांध और तांदुला बांध जैसे जलाशयों में अच्छी स्टोरेज है। इससे शुरुआती गर्मियों में पेयजल और सिंचाई को लेकर राहत की उम्मीद है। वहीं मनियारी बांध में जल स्तर करीब 90% है, जो सबसे बेहतर स्थिति है। राज्य के कुल 12 बड़े और 33 मध्यम जलाशय शहरों और गांवों की पानी की जरूरत पूरी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल से जून तक तापमान बढ़ने के साथ पानी की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में जल प्रबंधन और नियंत्रित उपयोग बेहद जरूरी है। स्थिति बेहतर जरूरी है, लेकिन गर्मी के लंबे सीजन को देखते हुए पानी का सही उपयोग और संरक्षण बड़ी जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बांधों में पानी की स्थिति संतोषजनक है। यहाँ जल संरक्षण और प्रबंधन ही राहत की कुंजी साबित होगा। पानी है तो जीवन है, लेकिन समझदारी से उपयोग ही आने वाले वक्त में समय की जरूरत बताएगा। टीवी के पॉपुलर शो एफआईआर से पहचान बनाने वाले एक्टर विपुल राय के घर से चोरी का मामला सामने आया है। मामले में उन्होंने अपनी नौकरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना 6 अप्रैल की बताई जा रही है। एक्टर अपने परिवार के साथ मुंबई के खार रोड वेस्ट स्थित एसवी रोड की सोसाइटी में रहते इस दिन अर्बन कंपनी से आई एक हाउस हेल्प ने घर में सफाई का काम किया। शिकायत के मुताबिक महिला ने बेडरूम में सफाई के दौरान कुछ वक्त के लिए कमरे को अंदर से बंद किया, बाद में काम खत्म कर चली गई। रात में जब अलमारी खोली गई तो उसमें रखे कैश और गहने गायब मिले। 30 अमेरिकी डॉलर, 7,000 यूएई दिरहम, 14,500 थाई बात और करीब 6 लाख रुपए नकद गायब थे। साथ ही चांदी का कंगन और 2 सोने की अंगूठियां भी चोरी हुई। कुल नुकसान लगभग 7 से 10 लाख बताया जा रहा है। घटना के बाद एक्टर विदेश चले गए थे और लौटने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन डिटेल्स के साथ एजेंसी से संपर्क हो रहा है। पुलिस अब हाउस हेल्प वर्कर की लोकेशन रिकॉर्ड खंगाल रही है। फिलहाल आरोप और जांच दोनों जारी है। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर के घर हुई इस चोरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। घर की सुरक्षा और भरोसे की यह घटना अब पुलिस की जांच के दायरे में है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद चर्चा में। पाकिस्तान के क्लोथिंग ब्रांड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की एआई से एडिट की तस्वीरों का इस्तेमाल कर अपने कलेक्शन का प्रमोशन किया। मामला पाकिस्तानी ब्रांड वजाइशा ऑफिशियल से जुड़ा है, जहां इंस्टाग्राम पर एक कैरोसेल पोस्ट में आलिया भट्ट को एथनिक सिल्क आउटफिट्स में दिखाया गया। लेकिन ये तस्वीरें किसी ऑफिशियल शूट की नहीं, बल्कि एआई और डिजिटल एडिटिंग से बनाई हैं।
जानकारी के अनुसार इन तस्वीरों में आलिया के पुराने इवेंट्स और फोटोशूट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लोरियल, पेरिस रैंप वॉक, सब्यसाची ज्वेलरी शूट और गुच्ची फैशन वीक के लुक्स, जिन्हें एडिट कर ब्रांड के कपड़ों पर सुपर इम्पोज किया गया है। ब्रांड ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, आलिया भट्ट को हमारा सिल्क कलेक्शन पसंद है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। यूजर्स ने इसे फेक प्रमोशन और कॉपीराइट का उल्लंघन बताया। विवाद तब और बढ़ गया जब ब्रांड ने कमेंट्स में जवाब दिया, इसे वायरल कर दो ताकि उन्हें पता चल जाए और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी को भी हल्के में लिया। फिलहाल सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार आलिया भट्ट और उनकी टीम को टैग कर रहे हैं और इस डिजिटल एडिटिंग व कमर्शियल इस्तेमाल पर कार्रवाई की मांग। एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये घटना दिखाती है कि बिना अनुमति सेलिब्रिटी इमेज का उपयोग अब बड़ा विवाद बनेगा। एआई और कॉपीराइट के बीच की यह बहस अब सोशल मीडिया से निकलकर कानूनी दायरे और कानूनी लड़ाई तक पहुंचती दिख रही है। देखना आलिया भट्ट और उनकी टीम क्या कानूनी बातें अपनाती हैं इसके लिए। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।